अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। आज की ख़ास बात में हम देखेंगे कई अहम कौमी और बैनुल-अक़वामी ख़बरें। मुल्क की नई पार्लियामेंट की इफ्तिताई तकरीब का बाइकआउट करने के बाद अपोजिशन सियासी जमातों ने नीति आयोग की मीटिंग में भी हुकूमत की मुखालिफत की है। वज़ीर आला नीतीश कुमार, ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल, भगवंत मान तमिलनाडु के वज़ीर आला MK स्टालिन और चंद्रशेखर राव ने आज मुनक्किद हुई मीटिंग का बाइकआउट किया। इजलास के बाइकआउट की वजह मरकजी हुकूमत की तरफ से दिल्ली हुकूमत के खिलाफ लाया गया ऑर्डिनेंस है। सुप्रीम कोर्ट ने ट्रांसफ़र पोस्टिंग का हक दिल्ली हुकूमत को दिया था, लेकिन मरकजी हुकूमत ने ऑर्डिनेंस लाकर इस फैसले को पलट दिया। नीति आयोग की आज की मीटिंग का एजेंडा 2047 में टीम इंडिया का किरदार था, लेकिन मीटिंग से पहले ही टीम इंडिया बिखरी हुई नजर आई। वज़ीर आज़म मोदी ने आज सुबह 9:30 बजे इस मीटिंग का इफ्तिताह किया था। नीति आयोग की इस अहम मीटिंग में हिस्सा न लेने वाले वज़राए आला को बीजेपी ने शदीद तनकीद का निशाना बनाया। बीजेपी कायद रविशंकर प्रसाद ने कहा कि इस मीटिंग में शामिल नहीं होने वाले चीफ मिनिस्टर्स तरक्की की मुखालिफत कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की मीटिंग में 100 अहम मुद्दों पर बातचीत होनी थी। 100 issues are proposed to be debated in the 8th Governing Council. अब आप इतनी संख्या में मुख्यमंत्री नहीं आएंगे तो यहां जो निर्णय लिए जाएंगे तो अपने प्रदेश की जनता की आवाज आप नहीं ला रहे हैं, तो क्या उनको लाभ नहीं मिलना चाहिए? क्या ये निर्णय तो बंगाल के लिए भी होगा, ये निर्णय तमिलनाडु के लिए भी होगा, ये निर्णय बिहार के लिए भी होगा, ये निर्णय दिल्ली और पंजाब के लिए भी होगा, आदि आदि। इसका मतलब क्या है? ये बात पार्टी की ओर से हम बहुत गंभीरता से उठाना चाहते हैं कि मोदी विरोध में आप कहां तक जाएंगे? संसद के शिलान्यास में आप नहीं आएंगे, उसके उद्घाटन में आप नहीं आएंगे। मोदी जी की अंतर्राष्ट्रीय लोकप्रियता बढ़ी है, उस पर भी टीका करेंगे। आप कोरोना काल में भारत के लोगों के द्वारा, भारत के सेवा कर्मियों के द्वारा जो इतना बड़ा काम हुआ, डॉक्टर, एम्बुलेंस चलाने वाले और बाकी कंपाउंडर्स, नर्सेज, मोदी जी ने उनको सिर्फ एक रास्ता दिखाया, काम तो उन्होंने किया ना। मोदी जी ने हिम्मत दिखाई, भारत का वैक्सीन बना, ऑक्सीजन आया, आपने उसकी भी खिल्ली उड़ाई। और अब तो इससे तो आपके सीधे आपके प्रदेश की जनता प्रभावित होने वाली है, क्योंकि उनके महत्वपूर्ण मुद्दे जो 100 चर्चा होने वाले हैं उसके बारे में आपके यहां का रोड मैप बनाने में कठिनाई होगी। फैसले होंगे तो आप कहेंगे कि वी आर नॉट पार्टी टू इट, आपको बुलाया गया तो आप आएंगे नहीं, अब आपने शिकायत करेंगे। टू स्ट्रेस विथ ऑल द एम्फेसिस एट माय कमांड दैट दिस decision to boycott the meeting by 8 chief ministers, that's what we have learned, is totally irresponsible and is also against the public interest and interest of the people they govern in their states. वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने हफ्ते के रोज पार्लियामेंट की नई इमारत को जमहूरियत का मंदिर करार दिया और ख्वाहिश जाहिर की कि ये हिंदुस्तान की तरक्की की रफ्तार को मुस्तहकम करता रहे और लाखों लोगों को बाइख्तियार बनाए। मोदी जिन्होंने लोगों से ट्विटर पर नई इमारत की एक वीडियो #माई पार्लियामेंट माई प्राइड टैग के साथ शेयर करने की अपील की थी, ये भी नोट किया कि लोग जज्बाती तौर पर फख्र के जज्बे का इजहार कर रहे हैं कि कौम को एक नई पार्लियामेंट मिल रही है जो लोगों की उमंगों को पूरा करने के लिए काम करती रहेगी। Welcome to the Temple of Democracy, capturing the spirit of ancient Indian architectural heritage. The magnificent new Parliament building, an edifice of the Amrit Kal, will give voice to the aspirations of every Indian for generations to come. It stands as tall as India's resolve to go all guns blazing into a glorious future, and embodies the spirit of the Indian growth story,
under the visionary leadership of Prime Minister Shri Narendra Modi ji that has captivated the world. A sentinel of a confident present and brighter future, the new parliament building is an ode to the founding fathers of our democracy and the sacrifices of millions of freedom fighters who selflessly struggled to give us this day. नए पार्लियामेंट हाउस के इफ्तिताह को लेकर कायदीन की तरफ से बयानबाजी जारी है। कई अपोजिशन जमातों ने 28 मई को होने वाली इफ्तिताही तकरीब का बाइकआउट करने का फैसला किया। दरमियान असरा बिहार के वज़ीर आला नीतीश कुमार ने भी अपना रद्द-ए-अमल जाहिर किया। नीतीश कुमार ने पार्लियामेंट की नई इमारत पर सवाल उठाते हुए पूछा कि इसकी ज़रूरत क्या थी। शुरू में भी बात हो रहा था कि बन रहा है, ये हो रहा है, तो हमको तो अच्छा नहीं लग रहा था कि जो इतिहास है, अरे आजादी हुई तो जो चीज पर फिर जहां पर से शुरुआत हो गया तो उसी को और विकसित कर देना चाहिए। अलग से नया बनाने का कोई मतलब नहीं, क्या पुराना इतिहास से बदल दीजिएगा तो बेकार चाहिए। खैर अब अन्य पार्टियां तो और कारण से राष्ट्रपति जी को नहीं बुला करके ये करे, वो सब जो भी कारण है, लेकिन हमसे पूछिएगा तो हमको तो बड़ा ये लगता है कि उसकी क्या जरूरत थी अलग करने का। जो था बिल्डिंग उसी को न करना चाहिए था। जैसा आज जो इतिहास है उसको भुला दीजिएगा, क्या कल होगा कि इसको खत्म कर दीजिएगा तो क्या पता चलेगा। तो आप जान लीजिए जो शासन में आजकल है, हम बराबर कह रहे हैं, वो सारे इतिहास को बदल देंगे, आजादी की लड़ाई के इतिहास को बदल देंगे। हम लोग तो एक एक चीज को मानते रहते हैं। देख लीजिए जो पहले प्रधानमंत्री थे अटल, ये जवाहरलाल नेहरू जी, तो इनके लिए तो हम गाते हैं, कोई मतलब है। आज जब इनका डेथ हुआ था तो हम लोग तो स्कूल में पढ़ रहे थे उस समय, तो उसी समय हुआ तो बड़ा खराब लगा कि हो गया। ये सब तो बचपन की बात है कि चीज तो हम लोग तो मानते हैं। और भले ही हम लोगों का आंदोलन जिस काल से भी हुआ, जेपी के नेतृत्व में सब कुछ हुआ, उससे कोई अलग चीज हम लोग तो मानते हैं। देश का जो इतिहास है वो बहुत आवश्यक है। तो इसीलिए आज तो मेरे जाने का कोई तुक नहीं था। अकल वाला तो सचमुच बेकार, कोई मतलब नहीं है। बाकी लोगों को भी हम कहेंगे कि इस बात को समझिए कि भाई आखिरकार नया बनाने की क्या जरूरत थी, आवश्यकता क्या थी। इतना दिन से शासन चल रहा था तो और किसी को लगा था क्या? तो इन लोगों को तो पूरा इतिहास बदलना है, इसलिए सब चीज को बदल रहे हैं। उनको भी नहीं बुलाया गया। हाँ, वो तो आप सोच लीजिए ना, ऐसे भी कहीं होता है। ये बात है, दूसरी बात भी सही है। अगर इस तरह से कोई नई चीज होता है तो कौन है हेड जिनको बनाते हैं? वो होते हैं वही ना भाई, तो उनको तो नहीं बुलाए, तो इसलिए अब अपने से कर रहे हैं। कर्नाटक में कांग्रेस हुकूमत बनने के एक हफ्ते बाद आज काबीना की तौसी का अमल अंजाम पाया। 27 मई को 24 नए अरकान असम्बली ने ओहदे वजारत का हलफ लिया। 20 मई को वज़ीर आला सिद्धारामैया और नायब वज़ीर आला DK शिव कुमार समेत 10 वज़रा ने ओहदा और राजदारी का हलफ लिया था। इस तरह मजमूई तौर पर कर्नाटक हुकूमत में 34 वज़रा हो गए हैं। आज भी हलफ बर्दारी की तकरीब को लेकर सभी तरह की तैयारियां पहले मुकम्मल कर ली गई थी और इससे कबल 26 मई को वज़ीर आला सिद्धारामैया के साथ नायब वज़ीर आला शिव कुमार ने दिल्ली में साबिक़ कांग्रेस सदर सोनिया गांधी और राहुल गांधी से मुलाकात भी की थी। आज रियासती कांग्रेस के कारगुजार सदर ईश्वर खंड्रे और रियासती कांग्रेस के साबिक़ सदर दिनेश गुंडू ने वजारती ओहदों का हलफ लिया। उनके अलावा सीनियर कायदीन HK पाटिल, कृष्ण बायरगौड़ा, N चेलुराय स्वामी, K वेंकटेश और रहीम खान को भी वज़ीर बनाया गया।
हुकूमत साजी के फौरन बाद से ही कर्नाटक की कांग्रेस हुकूमत ने अवाम के हक में पॉलिसियां बनाने की शुरुआत कर दी है। पहली काबीना की मीटिंग में हस्बे वादा 5 गारंटियों को मंजूरी दी गई थी और अब खबरें सामने आ रही हैं कि रियासत में इंदिरा कैंटीन की वापसी हुई है। वज़ीर आला सीतारमण ने कहा कि वो फिर से इंदिरा कैंटीन शुरू करेंगे ताकि बढ़ती महंगाई में लोगों को सस्ती शरह पर खाना दस्तियाब हो सके। वज़ीर आला ने कहा कि 1 माह के अंदर अंदर इंदिरा कैंटीन शुरू किया जाएगा। इस कैंटीन से हाशिए पर मौजूद लोगों की मदद होगी और उन्हें 5 रुपए में नाश्ता और 10 रुपए में भरपेट खाना मिल सकेगा। काबिल जिक्र है कि इंदिरा कैंटीन की शुरुआत कबल में कांग्रेस हुकूमत ने की थी। जब बीजेपी बरसर इख्तियार आई तो उसने इंदिरा कैंटीन को बंद कर दिया था। मुल्क में महंगाई बढ़ रही है और खाने पीने के सामानों की कीमतें तेजी से बढ़ रही हैं। ऐसे में कांग्रेस लीडर राहुल गांधी जब कर्नाटक का दौरे पर गए थे तो उन्होंने कुछ फूड डिलीवरी करने वालों से मुलाकात की थी। उन्होंने राहुल गांधी से कैंटीन को दोबारा शुरू करने की गुजारिश की थी। इस गुजारिश को देखते हुए इंतखाबी तशहीर के दौरान राहुल गांधी ने वादा किया था कि कांग्रेस हुकूमत बनने पर इंदिरा कैंटीन को दोबारा शुरू किया जाएगा। अब इसी वादे को पूरा करने का रास्ता हमवार किया गया है। कांग्रेस ने मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर 9 सवाल पूछे हैं। इसके लिए पार्टी ने 9 साल 9 सवाल नाम से एक डॉक्यूमेंट जारी किया। कांग्रेस लीडर जयराम रमेश ने कहा कि राहुल गांधी ने ये 9 सवाल भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कई बार उठाए थे, लेकिन आज तक कोई जवाब नहीं मिला। अब वक्त आ गया है कि वजीर आजम इन पर चुप्पी तोड़े। आज इसी कैंपेन को लेकर मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में कांग्रेस के सीनियर कायदीन ने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की। Economy, inflation, these are not mere words. They affect all of us. They affect the people. Because if you look at what has happened to the economy, the government keeps saying that the economy is fine. Oh, the GDP number is this. Don't fool us with those numbers. Don't fool us with your data and statistics. Because the common man does not understand statistics. But the common man understands hunger. The common man understands that he's not able to earn enough money. The common man understands that he's not able to feed his children properly. The common man understands that he is not able to fulfill the aspirations of his children. He is not able to give the best kind of education that he wants to give to his children. And when you talk about economy, let me also remind you that today unemployment has reached such heights and the government keeps saying that it is not now that this has happened. It happened in the UPA time. But the fact is, when they hide behind COVID, that oh, we faced COVID, then they say, oh, now we are facing the Russia-Ukraine war. It is serious. You know, it is not a laughing matter at all. It is serious because the unemployment rate was the lowest in 45 years, lowest of 45 years before Corona started. And these are statistics of this very government. So why do they lie about it? So when we talk about economy and inflation and price rise, we must remember that there is one man who rose from being the 600 प्रधानमंत्री मोदी जी के 9 साल के शासनकाल में सरकार ने अनेक दावे किए हैं अपने परफॉर्मेंस के बारे में। कांग्रेस पार्टी बस ये 9 सवाल, पहला सवाल अर्थव्यवस्था से, ऐसा क्यों है कि देश में महंगाई और बेरोजगारी आसमान छू रही है? क्यों अमीर और अमीर हुए हैं और गरीब और गरीब? सार्वजनिक संपत्तियों को मोदी जी के मित्रों को क्यों बेचा जा रहा है? आर्थिक क्षमताएं क्यों बढ़ रही है? आप सबको मालूम है, मैं आपको सीधा सा चार्ट दिखाना चाहता हूँ। आपको कॉपीज में भी होगा। एलपीजी का रेट 2014 और 2023 410 रुपए से 1100 रुपए पहुंच गया है। पेट्रोल का 71 रुपए से 100 तक पहुंच गया है प्रति लीटर। सरसों का तेल 90 रुपए से 140 से ज्यादा पहुंच गया है।
चिड़चिड़ापन होता है। ये साफ दिखाता है कि कोई दावे सरकार कर रही है तो आम जनता पे असर इस केबल से हो रहा है। कई विशेषज्ञों का मानना है कि जो युवा बेरोजगारी है, बेरोजगारी तो है ही, युवा बेरोजगारी 30 से 40% तक पहुंच गई है, 30 से 40% तक। और सबसे ज्यादा बेरोजगारी उन युवाओं में है जिनकी डिग्रीज है। तो एक तरफ आप उनको पढ़ने को कहते हो, कॉलेज जाने को कहते हो, डिग्रीज लेने को कहते हो, दूसरी तरफ कोई रोजगार नहीं। सवाल बड़ा सीधा है। देश की जनता मोदी जी से सवाल पूछ रही है कि मोदी जी पिछले 9 साल से आप सरकार में हैं, अब आपको दूसरी बातें करने के बजाय जनता के सवालों का जवाब देना चाहिए। अब आपको बताना चाहिए कि किसानों की आय दोगुनी क्यों नहीं हुई। आपको बताना चाहिए 15 लाख रुपए लोगों के खाते में कब आएंगे। अब आपको बताना चाहिए जो आपने देश के सामने, लोगों के सामने वोट लेने के लिए जो झूठ बोले थे वो कब पूरे होंगे, या आप अपना झूठ स्वीकारिए। ये जनता जो है, देश की जनता सब जान गई है, सब समझ रही है। आप देखेंगे कि पिछले भारत जोड़ो यात्रा के बाद जितने भी चुनाव हुए हैं, चाहे हिमाचल का हुआ, चाहे कर्नाटक का हुआ, उसके अलावा अगर कोई विधानसभा के, लोकसभा के जो भी चुनाव हुए हैं, उसमें कांग्रेस का प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा है। और हम लगातार 2 स्टेट्स में हमने सरकार बनाई है और जनता अब जान गई है कि देश का सच्चा नेता कौन है और देश को किसकी जरूरत है। दिल्ली यूनिवर्सिटी की एकेडमिक काउंसिल ने बीए पॉलिटिकल साइंस कोर्स से शायर मिल्लत और सारे जहां से अच्छा नज़्म के खालिक मोहम्मद इकबाल पर मबनी एक चैप्टर को हटाने का फैसला किया। रिपोर्ट के मुताबिक इस करारदाद को काउंसिल की जानिब से मंजूर कर लिया गया और एग्जीक्यूटिव काउंसिल इस पर हतमी फैसला करेगी। ख्याल है कि काउंसिल का एक इजलास गुज़िश्ता रोज़ जुमे को मुनक़िद हुआ था, जिसके दौरान काउंसिल ने बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन प्रोग्राम को 4 साल मरबूत टीचर एजुकेशन प्रोग्राम से तब्दील करने की करारदाद को मंजूरी दी। एकेडमिक काउंसिल के चेयरका ने तजवीज़ के खिलाफ अदम इत्तेफाक का इजहार करते हुए कहा कि इस सिलसिले में असातिज़ा से कोई मुशावरत नहीं की गई। काउंसिल ने पॉलिटिकल साइंस के निसाब से शायर मोहम्मद इकबाल पर एक बाब हटाने की करारदाद भी मंजूर की गई। अल्लामा इकबाल 1877 में गैर मुनक़सिम हिंदुस्तान के सियालकोट में पैदा हुए थे। ओहदेदारों ने बताया कि मॉडर्न इंडियन पॉलिटिकल थॉट के उन्वान से चैप्टर बीए के 6ठे सेमेस्टर के निसाब का हिस्सा है। अब ये मामला यूनिवर्सिटी की एग्जीक्यूटिव काउंसिल के सामने रखा जाएगा, जो आखिरी फैसला करेगी। आज मुल्क के पहले वज़ीर आज़म पंडित जवाहरलाल नेहरू की 59वीं बरसी के मौके पर उन्हें खिराज अक़ीदत पेश किया गया। ख्याल है कि जवाहरलाल नेहरू का इंतकाल 27 में 1964 को हुआ था। इस मौके पर पूरा मुल्क उन्हें याद कर रहा है और सलाम पेश कर रहा है। कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे और कांग्रेस के साबिक़ सदर राहुल गांधी ने इस मौके पर दिल्ली में शांतिवन पहुंचकर पंडित जवाहरलाल नेहरू को खिराज अक़ीदत पेश किया। कौमी दारुल-हुकूमत में इंतजामी खिदमात पर मरकज़ के ऑर्डिनेंस के खिलाफ हिमायत हासिल करने के लिए दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल ने आज तेलंगाना के वज़ीर आला चंद्रशेखर राव से हैदराबाद में मुलाकात की। उनके साथ पंजाब के वज़ीर आला भगवंत मान भी मौजूद थे। ये मुलाकात वज़ीर आला के कैंप ऑफिस प्रगति भवन में हुई।
साल की हमारी लड़ाई के बाद 11 मई को अभी पिछले कुछ दिन पहले सुप्रीम कोर्ट की संविधान कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने 5 जजों ने मिलकर 5-0 से दिल्ली के लोगों के हक में फैसला दिया। 8 साल की लड़ाई के बाद दिल्ली के लोगों को न्याय मिला कि उनकी चुनी हुई सरकार को काम करने का अधिकार मिला। हमें 8 साल लग गए उस नोटिफिकेशन को कैंसिल कराने में और न्याय लेने में। उसके 8 दिन के अंदर 11 मई को ऑर्डर आया सुप्रीम कोर्ट का। 19 मई को मोदी सरकार ने ऑर्डिनेंस लाके सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को निरस्त कर दिया, पलट दिया। पूरे देश भर में लोग कह रहे हैं कि जिस देश का प्रधानमंत्री सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानता, सुप्रीम कोर्ट के आदेश को नहीं मानता, फिर न्याय लेने के लिए वो लोग कहां जाएंगे? अगर देश का प्रधानमंत्री कहता है कि मैं सुप्रीम कोर्ट के आदेश को नहीं मानता और कानून लाके वो आदेश को पलट देता है, तो फिर तो न्याय के लिए कोई जगह नहीं बच जाती है। कहां जाएंगे फिर लोग न्याय लेने के लिए? फिर तो कोई अंतिम चीज ही नहीं है। वो प्रधानमंत्री जी कहते हैं मैं नहीं मानता सुप्रीम कोर्ट को, ऐसे देश कैसे चलेगा? ये तो बिल्कुल गलत है। अब ये अध्यादेश लाके वापस सारी पावर छीन ली, तो एक तरह से जैसे अभी राव साहब ने बिल्कुल सही बोला, ये अध्यादेश दिल्ली के लोगों का अपमान है, घोर अपमान है। एक तरह से प्रधानमंत्री जी ये कह रहे हैं कि तुम जो मर्जी सरकार चुनो, मैं उसको काम नहीं करने दूंगा। तो दिल्ली के लोगों को चैलेंज कर रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी जी कि मैं तुम जो मर्जी सरकार चुनोगे मैं काम नहीं करने दूंगा। और ये बात केवल दिल्ली के लोगों की नहीं है, पूरे देश में हम लोग देख रहे हैं कि अगर किसी राज्य के अंदर लोग नॉन बीजेपी गवर्नमेंट बना देते हैं तो उसको काम नहीं करने देते। या तो 3 तरीके अपनाते हैं, या तो वहां पे एमएलए खरीद लेते हैं दूसरी पार्टी के, सरकार गिरा देते हैं। कितना हमने देखा, कितनी जगह पे देखा, एमएलए खरीद के सरकार गिरा देते हैं। Modi government today has insulted the people of the state of Delhi. I can say without a iota of doubt, it is insult to the state, the Delhi state people. It is the public mandate. The government has not been nominated by anybody. Government has been mandated by the people of Delhi state. ఈ వ్యక్తులకు అరవింద్ కేజ్రీవాల్ గారు కాదు, ఇన్సల్ట్ టు ది పీపుల్ ఆఫ్ ఢిల్లీ. వాళ్ళు కూడా రేపు బుద్ధి చెప్తారు ఖచ్చితంగా ప్రభుత్వానికి, वो भी सबक सिखाएंगे. तो इसलिए हम लोग अनुरोध करते हैं मोदी जी, आप ऑर्डिनेंस विथड्रा कीजिए. ये अच्छा नहीं है. आप इमरजेंसी की बात ही फिर दोहरा रहे हो, वही बात ला रहे हो. देश में इमरजेंसी आने से पहले भी ऐसी स्थितियां थी. जब इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक जजमेंट दिया, उसके खिलाफ में ऐसे ऑर्डिनेंस जैसा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करके गड़बड़ की थी, उसके बाद बस फॉलोड बाय इमरजेंसी. आप भी उसी रास्ते में हो. भाजपा के नेता हमेशा गला पाड़ पाड़ के बोलते हैं कि भाई इमरजेंसी के काले दिन, इमरजेंसी के काले. आप कौन से अच्छे दिन है? ये क्या अच्छे दिन है? इमरजेंसी के काले दिन से भी बुरा है. इट्स वर्स देन इमरजेंसी. यू आर नॉट अलाउइंग द पीपल्स elected, very popularly elected Delhi government to function. Even you are not able to honor the Supreme Court judgment. Then what else? Not honoring the Supreme Court larger bench judgment means going towards your journey towards emergency only, which the country will refute. ये आपको सबक सिखाएगा. अभी कर्नाटक में सिखाया लोगों ने, आगे पूरे देश में सिखाएगा. इसीलिए हम अनुरोध करते हैं कि विड्रा कर लो अपने आप. जैसा किसानों का कानून, भूमि अध्यादेश का कानून, वो सारा विड्रा कर लिए थे. अब तो माफी के सौदार हो, तो इसीलिए बेटर है अपने आप में विड्रा करो. आपने जो जंग छेड़ा है बिल्कुल गलत जंग छोड़ा है. इसीलिए हम आपके साथ ही है, राजनीति में आपके समकालीन साथी है. इसलिए सुझाव भी देते हैं, अच्छा नहीं है आपके लिए, ना ये लोकतंत्र के लिए, ना देश के लिए, ना आपके लिए, किसी के लिए. वज़ीर आला ममता बनर्जी ने आज मशरकी मदनीपुर के एगरा, जहां गैर कानूनी पटाखा फैक्ट्री में धमाके की वजह से 11 अफराद की मौत हो गई थी, वहां का दौरा किया. इस मौके पर वज़ीर आला ने तस्लीम किया कि एगरा और कालियागंज में हुए वाक़यात के पीछे इंटेलिजेंस की नाकामी एक बड़ी वजह है. मशरकी मिदनापुर के एगरा के गाँव खडेकुल में ममता बनर्जी ने एतराफ़ किया कि धमाकों से मासूम लोगों की जानों के ज़िया के लिए इंटेलिजेंस की नाकामी जिम्मेदार है. वज़ीर आला ने इस गांव में होने वाले वाक़े के लिए मकामी बाशिंदों से माफ़ी भी मांगी. 16 मई को एगरा के खडेकुल गांव में खौफनाक धमाका हुआ था. 11 अफराद हलाक हो गए थे और कई जख्मी हुए थे. वज़ीर आला ने इस गांव जाकर मरने वालों के जख्मियों को मुआवजे के चेक सौंपे. उन्होंने मुतासरीन के लवाहिकीन को
पुलिस में होमगार्ड की नौकरी देने का भी ऐलान किया। एगरा के बाद साउथ 24 परगना के बजबज में भी कुछ दिन पहले धमाके की वजह से 3 लोगों की मौत हो गई थी। मालदा के इंग्लिश बाजार में एक ऐसे ही वाकये में 2 लोगों की जान चली गई थी। खड़ेकोल गांव में खिताब करते हुए वज़ीर आला ने दावा किया कि कुछ लोग इंतजामिया की तवज्जो से बचने के लिए अपने फ़ायदे के लिए गैर कानूनी काम करते हैं। उन्होंने आम लोगों से दरख्वास्त की कि वो इस किस्म के गैर कानूनी फैक्ट्रियों को पुलिस के इल्म में लाएं। বাজি কারখানায় মৃত পরিবারেরা আমি তাদের সকলকে আমি বলবো দুর্বল না হয়ে, আমি জানি দুঃখ কখনো শেষ হয় না, কিন্তু দুঃখকে লড়াই করে জানতে হয়। এটা আপনার হাতেও ছিল না, আমার হাতেও ছিল না, কিন্তু যিনি ইল্লিগালি বাজি তৈরি করেছেন তার জীবনও চলে গেছে। তাদের দুজনকে পরিবারের অলরেডি আমরা অ্যারেস্ট করেছি এবং তাকেও অ্যারেস্ট করা হয়েছিল, কিন্তু সে তখন মৃত অবস্থায় কটকে একটা নার্সিংহোমে নাম বদল করে ভর্তি হয়েছিল, কিন্তু আমাদের পুলিশ সেখানে পৌঁছে গিয়েছিল। কিন্তু দুর্ভাগ্যের কথা, তিনি কিছু বলবার আগেই মারা যান। কিন্তু তার পরিবারের লোকজন যারা আছে তাদের দুজনকে অলরেডি অ্যারেস্ট করেছে, যারা এটা জানে। এবং আমি লোকাল মানুষকেও বলবো, আপনারা লক্ষ্য রাখুন, ইল্লিগাল বাজি কারখানায় কোনো ফায়ার ক্র্যাকার যদি কখনো হয় সঙ্গে সঙ্গে ওসিকে রিপোর্ট করবেন। আর যদি সেই ওসি অ্যাকশন না নেয় তাহলে আমার উপর ছেড়ে দেবেন, আমি ওসিকে 2 দিনে চেঞ্জ করে দেবো। এখানকার कौमी राजधानी दिल्ली समेत शुमाली हिंदुस्तान की रियासतों में मौसम की तब्दीली की वजह से लोगों को शदीद गर्मी से राहत मिल गई है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में सुबह के औकात में गरज और चमक के साथ बारिश हुई। महकमे मौसमियात के मुताबिक आज दिल्ली समेत राजस्थान, हरियाणा और कई रियासतों में बारिश का इम्कान है। दिल्ली के दर्जे हरारत की बात करें तो आज कौमी राजधानी में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जे हरारत 33 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। उत्तर प्रदेश के मीरठ म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की हल्फबर्दारी तकरीब में वंदे मातरम के गीत के एहतराम में सीटों से उठकर खड़े न होने पर बीजेपी के 2 काउंसलरों ने मजलिसी कायदीन पर हमला कर दिया, जिस पर पुलिस ने बीजेपी के 3 काउंसलर्स के खिलाफ मुख्तलिफ दफात के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया। रिपोर्ट के मुताबिक बीजेपी के 3 काउंसलर्स को मेरठ में 9 मुंतखब मेयर और काउंसलर की हल्फबर्दारी तकरीब के मौके पर वंदे मातरम गीत के एहतराम के मसले पर मजलिस के मकामी कायदीन के साथ झड़प के बाद गिरफ्तार किया गया। नाजरीन, आज की खास बात में बस इतना ही। आपसे कल मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। आप देखते रहिए INN चैनल।